हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 12th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संसार पुस्तक है और ये लिखित है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा जी को ये सब पत्र लिखते हैं और उन्हें कई सारी चीज़ें बताते हैं। तो उसी का एक हिस्सा हम पढ़ेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथा लिखा करूं। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो इंदिरा जी को पत्र लिखते हुए कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती थी तो तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछा करती थी और मैं उनकी जवाब देने की कोशिश करता था, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो हम बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें कभी कभी इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया में जो छोटे बड़े देश हैं उनके बारे में तुम्हें छोटी छोटी कथाएं लिखा करूंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल तो इतिहास में पढ़ा ही होगा, लेकिन जो इंग्लैंड है वो बहुत ही छोटा सा टापू है और जो हमारा हिंदुस्तान है वो बहुत ही बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ जानने का शौक है तो तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, सारे देशों का ध्यान रखना होगा और उनमें बसी जो जातियां हैं उनका भी ध्यान रखना होगा, केवल सिर्फ एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें बतला सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि मुझे पता है इन छोटे छोटे खतों में मैं तुम्हें बहुत ही कम बातें बता सकता हूँ, क्योंकि अब जो लेखक हैं और जो इंदिरा जी हैं वो अलग अलग रहते हैं तो उनके लिए बातचीत करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए जो लेखक हैं, जो नेहरू जी हैं, वो अपनी बेटी को खत लिख रहे हैं, इसीलिए वो उनमें बहुत ही कम बातें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। लेखक कहते हैं कि मैं इन खतों में तुम्हें थोड़ी थोड़ी ही बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम इन थोड़ी सी बातों को भी बहुत शौक से पढ़ोगी और समझने की कोशिश करोगी कि दुनिया एक है और जो दूसरे लोग यहाँ आबाद हैं वह हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनमें बसे आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी और उन किताबों को पढ़ के जितना आनंद तुम्हें मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास को भी तुम्हें पढ़कर ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कोई न था। अब लेखक कहते हैं कि तुम यह तो जानती ही हो कि ये जो धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और कई दिनों तक तो यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था और आदमियों से पहले यहाँ पर जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। जानदार चीज़ मतलब कि कोई अच्छी चीज़, कोई खास चीज़ नहीं थी। और आज जब ये धरती जो है, आज जब ये दुनिया इतने कई तरह के लोगों से और कई तरह के जानवरों से भरी हुई है, हम उस ज़माने की कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब इस धरती पर कोई ना रहता हो। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। लेखक कहते हैं कि हमारे लिए ये सोचना बहुत ही मुश्किल है कि जब इस धरती पर कोई ना रहता हो, लेकिन विद्वान और विज्ञान को जानने वाले लोगों ने लिखा है,
इस विषय पर सोचा है, लिखा है कि ये धरती एक समय पहले बेहद ही गर्म हुआ करती थी और यहाँ पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती। मतलब ऐसा वातावरण ही नहीं था कि यहाँ पर कोई चीज़ सर्वाइव कर सके। और अगर हम इनकी किताबें पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि पहाड़ और जानवरों की पुरानी हड्डियों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताब कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। अब लेखक कहते हैं कि ये सारी बातें तो तुम इतिहास की किताब में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी ही पैदा नहीं हुए थे, तो किताबें कौन लिखता और हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होती? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे सारी चीज़ें सोच ले कि पुराना जो ज़माना था वो ऐसा होगा। ये बहुत ही मज़े की बात होती। लेखक कहते हैं ये बहुत ही मज़े की बात होती अगर हम बैठे बैठे ही हर चीज़ सोच लेते, क्योंकि हम जो भी चीज़ चाहते वो हम सोचते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। लेखक कहते हैं कि किसी कहानी को हम बिना देखे बिना हम कैसे उसके बारे में लिख सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे पास पुराने ज़माने की लिखी हुई किताब ना होने कारण भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। हमें उतनी ही बातें मालूम हो सकती है जितना किसी किताब को पढ़ के होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। अब लेखक कहते हैं ये पहाड़, समुद्र, सितारे, ये और जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। लेखक कहते हैं कि किसी चीज़ को जानने का सही तरीका ये नहीं है कि हम बस किसी की लिखी हुई किताब को पढ़ लें, बल्कि जो हमारी संसार रूपी पुस्तक है हम उसको भी पढ़ें। और मुझे आशा है कि तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर कुछ ही दिनों में सीख जाओगी। मतलब लेखक ऐसी आशा कर रहे हैं कि तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना सीख जाओगी, मतलब उन्हें भांपना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब लेखक कहते हैं कि सोचो ये कितने मज़े की बात है कि हमें सड़क पर या पहाड़ के नीचे एक छोटा सा जब हमें कंकड़ दिख जाए तो हो सकता है कि वो संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, मतलब एक छोटा सा पन्ना हो, और शायद तुम्हें उससे कुछ नई बात मालूम हो जाए। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें उसे पढ़ते आना चाहिए। मतलब लेखक ये चाह रहे हैं कि तो हमें प्रकृति को समझना, प्रकृति को पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। अब लेखक कहते हैं कि हमें किसी जब भाषा को सीखते हैं, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, तब हमें उसके अक्षरों को सीखते हैं। इसी प्रकार हमें प्रकृति को समझने के लिए हमें प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना होगा, और तभी तुम पत्थरों और चट्टानों की किताबों को पढ़ सकती हो। तुम अभी भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानती हो, मतलब तुम अभी भी इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकती हो, उनका हाल जान सकती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और इसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? लेखक कहते हैं कि जब तुम छोटा सा कोई गोल चिकना रोड़ा देखती हो तो वो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता कि वो कैसे गोल हो गया, कैसे चिकना हो गया, और उसके जो खुरदुरे किनारे हैं और उसके जो कोने हैं उसका क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। लेखक कहते हैं कि अगर तुम किसी बड़ी सी चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तुम काटोगी तो उसका हर एक टुकड़ा बहुत ही खुरदुरा और नुकीला होगा। यह बिल्कुल भी उस रोड़े की तरह नहीं होगा जो कि चिकना और चमकीला दिखता है। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उनकी
कहानी सुन सकती हो। वह तुम्हें कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। लेखक कहते हैं कि फिर ये जो रोड़ा है वो इतना चमकीला, चिकना और गोल कैसे हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देख सकती हैं और तुम्हारे कान सुन सकते हैं तो वह रोड़ा तुम्हें खुद अपनी कहानी बता सकता है। वह तुमसे कहेगा कि एक समय था जिसे काफ़ी दिन गुजर गए हैं, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिये में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इसी तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। लेखक कहते हैं कि शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो और तभी पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक नाले ने उसे धकेलकर एक दरिया में पहुंचा दिया। छोटे से दरिये से वह बड़े दरिये में पहुंचा और इसी बीच लहरों के बीच वह लुढ़कता रहा और उसके जो किनारे हैं वो घिस गए और वह चमकदार और चिकना हो गया और वह तुम्हारे सामने कंकड़ बनकर आ गया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गईं। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक समुद्र बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अब लेखक कहते हैं कि दरिया ने उसे किसी वजह से छोड़ दिया और वह तुमको मिल गया। अगर दरिया उसे थोड़ा और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता, मतलब रेत का एक छोटा सा कण बन जाता और समुद्र के पास जाकर अपने भाइयों से मिल जाता, जहाँ पर कि बालू का एक किनारा बन जाता, मतलब समुद्र के आगे जो रेत का किनारा रहता है वह बन जाता और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते और बालुओं से घरौंदा बना रहे होते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ें से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अब लेखक कहते हैं कि जब एक छोटा सा रोड़ा हमें इतनी सारी बातें बता सकता है तो जो पहाड़ हैं और जो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें कितनी सारी बातें बता सकती हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अब हम लेखक परिचय देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 टू 27 मई 1964 आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वह चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखे। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई और वे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। वह चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं और उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी थी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। यह चिट्ठी बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। इनमें और ये जो चिट्ठियाँ उन्होंने लिखी थी इसमें ये बताया गया था कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और मनुष्य ने कैसे अपने आप को धीरे धीरे समझा और पहचाना है। और यह चिट्ठियाँ बच्चों के आसपास जो दुनिया में हो रहा है उसको समझने और सीखने के लिए बताती है, उन्हें उत्सुक करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। यह सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से प्रारंभ लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इसका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने और बताने में विशेष आनंद आता था और ये सारी चिट्ठियाँ, ये पिता के पत्र पुत्री के नाम एक पुस्तक है, ये हमारा जो चैप्टर है संसार पुस्तक है, ये उसी बुक से लिया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये जो नेहरू जी ने चिट्ठियाँ लिखी थी इंदिरा जी को, वह अंग्रेजी में लिखी थी और इसका हिंदी में अनुवाद हमारे जो फेमस राइटर है मुंशी प्रेमचंद्र जी, इन्होंने किया था। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।